प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जापान पहुंचने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया गया। टोक्यो में उन्हें सबसे शानदार होटल में ठहराया गया, किंतु अभी तक जापान में उनका आगमन गुप्त रखा गया था। इसका कारण था कि नेताजी की जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से पहले भेंट होना जरूरी था। जनरल तोजो से नेताजी की पहली भेंट बड़ी प्रभावशाली रही। जनरल तोजो सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से तो प्रभावित हुए ही, उन्हें नेताजी के विचारों ने भी प्रभावित किया। जनरल तोजो को सुभाष बाबू की योजनाएं भी पसंद आईं। इस भेंट का एक अच्छा परिणाम ये भी हुआ कि जनरल तोजो के विचार भारतीयों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी भाव रखने वाले हो गए। शीघ्र ही जनरल तोजो और सुभाष चंद्र बोस की दूसरी भेंट हुई। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपनी योजना को विस्तार से समझाया और ये भी स्पष्ट किया कि जापान से वो किस तरह का सहयोग चाहते हैं। जनरल तोजो ने उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जब दोनों नेताओं के बीच अंतिम रूप से ये निर्णय और सहमति हो गई कि भारत की आजादी की लड़ाई में जापान एक मित्र देश के रूप में सुभाष चंद्र बोस की सहायता करेगा, तो जापान ने ये उचित समझा कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जापान में उपस्थिति की घोषणा कर दी जाए। 20 जून 1943 को जब टोक्यो रेडियो ने यह समाचार प्रसारित किया कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंच चुके हैं और वो शीघ्र ही भारत की आजादी के लिए कार्य शुरू करेंगे, तो सारी दुनिया आश्चर्य में डूब गई। अंग्रेजों को चकमा देकर सुभाष बाबू का जर्मनी से जापान पहुंचना तो एक अत्यंत दुष्कर कार्य था ही। अंग्रेज इसलिए भी परेशान हुए कि अब उनके लिए वो कोई नई परेशानी खड़ी करेंगे। 24 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों के नाम एक संदेश प्रसारित किया। उस प्रसारण में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका या अन्य भारतीय क्रांतिकारियों का ये उद्देश्य कदापि नहीं है कि अंग्रेजों के जुए की जगह अब जापानी जुआ आ जाए। वो तो भारत को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं और इसमें जापान से मदद ले रहे हैं। नेताजी ने जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो के शब्दों को दोहराया। जापान प्रतिज्ञा करता है कि वो भारत की भूमि से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने में भारत की मदद करेगा। सही अर्थों में भारत की आजादी दिलाने की दिशा में वो हर संभव सहयोग देगा। सुभाष बाबू का ये प्रसारण न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि इसने भारतीयों के मन में एक नई आशा, नए विश्वास का संचार किया। जापान में जापान सरकार से कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत करने के बाद नेताजी सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में सुभाष बाबू का बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ, जैसे भारतीयों को उनका मसीहा मिल गया हो। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत संगठन हो गया। उसकी बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की प्रत्येक टुकड़ी का निरीक्षण किया और फिर 50,000 सैनिकों के विशाल समूह को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का ऐतिहासिक नारा दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जब बहादुर जापानी सैनिकों ने अपनी लड़ाई शुरू की थी तो उनकी जुबान पर एक ही नारा था, सिंगापुर चलो। मेरे सैनिकों, अब आपका नारा होना चाहिए, दिल्ली चलो। मैं ये नहीं कह सकता कि आजादी की इस लड़ाई के बाद हम में से कितने व्यक्ति जीवित रहेंगे, पर मैं ये कह सकता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे विजयी सैनिक दिल्ली के लाल किले के मैदान में विजय की परेड नहीं कर लेते। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अधिक गर्व का दिन है। पराधीन देश के व्यक्ति के लिए मुक्ति सेना का पहला सिपाही होने से बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है। लेकिन इस सम्मान के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है।
मुझे उसका ज्ञान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अंधेरे और उजाले में, हर्ष और शोक में, जय और पराजय में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इस समय तो मैं आपको भूख, प्यास, कष्ट और मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता। परंतु यदि आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको विजय और आजादी की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मुझे विश्वास है कि आप जीवन मरण में मेरा साथ देंगे। आजादी की लड़ाई में हमारी विजय हो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! जय हिंद। नेताजी के मन में कांग्रेस या उसके नेताओं के प्रति कोई विद्वेष नहीं था। उन्होंने 9 जुलाई को अपने एक भाषण में स्पष्ट कहा था, भारत छोड़ने में मेरा उद्देश्य यह था कि बाहर के प्रयत्नों से भीतर के प्रयत्नों को शक्ति पहुंचाई जाए। फिर 2 अक्टूबर 1943 को नेताजी के नेतृत्व में सारे पूर्व एशिया में गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। नेताजी ने इस अवसर पर गांधी जी का गुणगान करते हुए कहा, यदि 1920 की असहाय हालत में गांधी जी संग्राम के अपने नए तरीकों को लेकर ना आते तो भारतवर्ष शायद अब भी ज्यों का त्यों रहता। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। इस उपलक्ष्य में सिंगापुर में बहुत बड़ा समारोह हुआ। इस समारोह में सबसे पहले रास बिहारी बोस ने बड़ा भावपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों से मैं अपनी माँ की गोद से दूर हूँ। कितनी ही बार भारत माँ ने हाथ बढ़ाकर मुझ जैसे जिद्दी शिशु को अपनी गोद में खींचना चाहा, मगर माता के हाथों में हथकड़ियां जकड़ी हुई थी, इसलिए मैं नहीं गया। पर आज मेरा दूसरा भाई सुभाष, उम्र में छोटा मगर लड़ाई में मुझसे आगे, मसीहा बनकर इंसानियत के घावों को आजादी के फायदे से ठीक करने आया है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आए। मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि जब हम हिंदुस्तानी सीमा को पार कर हिंदुस्तान के अंदर पहुंचेंगे, उस वक्त एक विशाल क्रांति होगी जिसमें एक भी ब्रिटिश सत्ताधारी न टिक सकेगा। और फिर शपथ ग्रहण का वो ऐतिहासिक क्षण आया। सारी जनता स्तब्ध थी। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। हिंदुस्तान का पहला आजाद नेता मातृभूमि के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस। उनके गोरे भोले भाले चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, वैसी ही गंभीरता जैसी तूफान से पहले छा जाती है। वो माइक के पास आए। भगवान को साक्षी कर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत को आजाद करने के लिए अंतिम सांस तक एक सिपाही की तरह लड़ता रहूंगा। मैं सदा भारत का सेवक रहूंगा और भारत का हित मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा। मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मां के चरणों पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद आजाद हिंद सरकार के हर अधिकारी ने आगे बढ़कर शपथ ली। भगवान को साक्षी कर मैं ये पवित्र शपथ लेता हूँ कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज्ञाकारी रहूंगा और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में जरा भी नहीं हिचकूंगा। फिर आजाद हिंद सरकार का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसमें तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठे होकर आजादी की लड़ाई छेड़ने का संकल्प दोहराया गया था। समारोह के अंत में सब ने मिलकर राष्ट्रीय गीत गाया और लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गईं। उस समय आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड अस्तित्व में थे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। अब एक नया ब्रिगेड बनाया गया, सुभाष ब्रिगेड, जिसमें चुने हुए जवान रखे गए। इसका नेतृत्व संभाला मेजर जनरल शाहनवाज खान ने।
आजाद हिंद फौज के लिए हथियार तथा गोला बारूद हालांकि जापान से लिया गया, पर उसकी कीमत आजाद हिंद फौज ने अदा की। इसके लिए प्रवासी भारतीयों ने मुक्त हाथों से धन दिया। नेताजी की योजना थी कि आजाद हिंद फौज बर्मा से इम्फाल पर आक्रमण करेगी, वहां से बंगाल की ओर बढ़ेंगे। जापानी सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल टेरांची की राय थी कि पहले जापानी सेना आक्रमण करे, लेकिन सुभाष बाबू इससे सहमत नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई आजाद हिंद फौज ही लड़ेगी। भारत की भूमि पर खून की पहली बूंद आजाद हिंद फौज के सैनिक की ही गिरेगी। आखिर टेरांची को नेताजी से सहमत होना पड़ा। इससे पहले सिंगापुर में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था और नेताजी के दर्शनों एवं विचारों से प्रभावित हुई थीं। महिलाओं के एक दल ने बंदूकों से सलामी दी। तब नेताजी ने एक महिला रेजिमेंट बनाने का विचार बनाया। 22 अक्टूबर 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट का विधिवत उद्घाटन स्वयं नेताजी ने किया। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर में एक शिविर भी चलाया गया। इसकी कमांडर थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। इस समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद सभी भारतीयों का पवित्र एवं राष्ट्रीय संबोधन बन चुका था। जय हिंद को वही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो उससे पूर्व वंदे मातरम को प्राप्त थी। सिंगापुर में तो बच्चे अंग्रेज बंदी सैनिकों को जय हिंद कहकर चिढ़ा देते थे, क्योंकि अंग्रेज इस नारे से बहुत चिढ़ते थे। बच्चों में जागृत राष्ट्रीय भावना को देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 12 से 16 वर्ष के बालक बालिकाओं की भी एक सेना बना दी थी। ये नन्हे सैनिक जासूसी के काम में भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। युद्ध की तैयारियां पूरी होते ही 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने युद्ध के लिए कूच किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को विदाई देते हुए कहा, सुनो, देश के कोने कोने से सिंधु, गंगा और रेवा तट से 40 करोड़ हृदय हमारे स्वागत के लिए धड़क रहे हैं। अब हम नहीं रुकेंगे। खून ने खून को पुकारा है। दिल्ली चलो, जय हिंद। और आजाद हिंद फौज के सिपाही कदम से कदम मिलाते गाते हुए चल पड़े। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कलादान की घाटी को पार कर जब आजाद हिंद फौज आगे बढ़ी तो शत्रु की एक टुकड़ी से उसकी मुठभेड़ हुई, पर आजाद हिंद फौज के उत्साही सैनिकों के आगे वो कहां टिक पाती। आखिर 21 मार्च 1944 को ये समाचार सारे संसार में फैल गया कि आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया है। आजाद हिंद फौज विजयी होती हुई आगे बढ़ने लगी। मोडक के आसपास की चौकियां जीत लीं। फिर अब्बा, हाका और कलंग चौकियां जीतते हुए ये सैनिक इम्फाल की ओर बढ़ने लगे। आखिर कोहिमा इम्फाल के मोर्चे पर ब्रिटिश सेना और आजाद हिंद फौज में भीषण संग्राम हुआ। कोहिमा दुर्ग पर आजाद हिंद फौज का कब्जा हो गया। इम्फाल को चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन आजाद हिंद फौज ने आगे बढ़ते हुए पीछे छूटी हुई सड़कों को काट दिया था, पुल तोड़ दिए थे। इस कारण जब अंग्रेजों ने इम्फाल छोड़कर भागना चाहा तो भाग नहीं सके। तभी अचानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई। इससे आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आजाद हिंद फौज अपनी जीती हुई बाजी हार गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस हार से निराश नहीं हुए। 4 जुलाई 1944 को रंगून में एक सभा में उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आज मैं तुमसे एक वस्तु मांगता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। युद्ध की तैयारियां लगातार चल रही थीं।
इसके लिए धन की बहुत आवश्यकता थी। लोगों ने नेताजी के वजन के बराबर सोना देना तय किया। नेताजी को एक पलड़े पर बिठाकर दूसरे में मुक्त हाथों से लोग सोना चढ़ाने लगे। कोई आभूषण दे रहा था, तो कोई सोने की मूर्तियां चढ़ा रहा था, तो कोई सोने के सिक्के दे रहा था। नेताजी के वजन के बराबर सोना मिल जाने पर भी दान नहीं रुका। बाद में ये सारा सोना युद्ध कोष में जमा कर दिया गया। अगला युद्ध बर्मा की भूमि पर लड़ा गया। आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड पहले ही कूच कर चुकी थी। नेताजी स्वयं सैनिकों का निरीक्षण करने गए। आजाद हिंद फौज के सिपाही मीक तिला ने जापानी फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन शत्रु भारी पड़ा। नेताजी को भी सलाह दी गई कि वो उस इलाके से तुरंत चले जाएं, क्योंकि मीक तिला पर अंग्रेजों का कभी भी कब्जा हो सकता है। मजबूर होकर नेताजी रंगून वापस आ गए। यहाँ उन्हें पता चला कि जापानी फौजें हार रही हैं। फिर भी आजाद हिंद फौज के हौसले बढ़े हुए थे। उधर अंग्रेजों की सेना का दबाव भी बढ़ रहा था। बर्मी सेना ने भी जापानियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसलिए जापानी रंगून छोड़कर जाने लगे। नेताजी ने निर्णय किया कि अब उन्हें रंगून छोड़कर बैंकॉक पहुंचना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की सेना को पहले सुरक्षित भेजने का निश्चय किया। फिर बाकी लोग चले। अलग अलग गाड़ियों में सैनिक सवार हुए और रंगून से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। नेताजी सभी का हौसला बढ़ा रहे थे। उधर आकाश में शत्रु के बम वर्षक जहाज मंडराने लगे थे। रास्ते में पड़ने वाले नदी नाले आदि के बीहड़ रास्तों को पार करते हुए वो किसी तरह बैंकॉक पहुंचना चाह रहे थे, और शत्रु के भयानक हमले कदम कदम पर मुसीबतें पैदा कर रहे थे। आखिर किसी तरह वो बैंकॉक पहुंचे और फिर आजादी की लड़ाई की योजना बनाने लगे। लेकिन उधर जापान ने अंततः विश्व युद्ध में समर्पण कर दिया था। इससे भारत की आजादी की लड़ाई को जबरदस्त धक्का पहुंचा। नेताजी के सामने अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि क्या किया जाए।